28 फरवरी शनिवार सुबह के करीब 10:30 बज रहे थे। दक्षिण ईरान का एक शहर है मनाब। वहाँ के शाहजहां तैयब स्कूल में बच्चियां अपनी क्लास में थीं, कुछ शायद बाहर खेल रही थीं। 7 से 12 साल की बच्चियां, है ना? जी बिल्कुल। और तभी आसमान से अचानक एक मिसाइल गिरती है। एक झटके में 165 से ज्यादा मासूम बच्चियों की जान चली जाती है। मतलब आप सोचिए वहाँ क्या चीख पुकार मची होगी। लोग मलबे से बच्चों को निकालने के लिए दौड़ पड़े और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू ही हुआ था कि एक और मिसाइल ठीक उसी जगह आ गिरी। जिसे मिलिट्री की भाषा में डबल टैप अटैक कहते हैं, राइट? ताकि जो लोग मदद करने आ रहे हैं वो भी मारे जाएं। बिल्कुल। और पता है, जब इस खौफनाक घटना के बाद दुनिया भर में सवाल उठे तो अमेरिका और इजराइल की तरफ से एक बहुत ही अजीब सा जवाब आया। क्या जवाब था उनका? उनका सीधा सा कहना था कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी ही नहीं थी कि वहाँ कोई चालू स्कूल मौजूद है। क्या आप बात कर रहे हैं? दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाएं, जिनके पास वो स्पेस में दर्जनों सैटेलाइट्स हैं जो सड़क पर चलती गाड़ी की नंबर प्लेट तक पढ़ लेते हैं। वही तो, उनसे इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है? एग्जैक्टली। और हमारी आज की इस गहरी चर्चा का जो मेन मिशन है ना, वो इसी सवाल का जवाब ढूंढना है। जब हमने सारे अवेलेबल सोर्सेज, रिपोर्ट्स को खंगाला तो जो सच सामने आया वो किसी इंसानी गलती से कहीं ज्यादा डरावना था। क्योंकि वो फैसला किसी इंसान का था ही नहीं, वो एक मशीन का, एक एआई एल्गोरिदम का फैसला था। एक मशीन ने तय किया कि वो स्कूल एक मिलिट्री टारगेट है। लेकिन कैसे? देखिए, इसे समझने के लिए हमें उस डेटा को समझना होगा जिस पर ये एआई काम कर रहा था। मशीनें खुद तो कोई फैसला नहीं लेती ना, वो सिर्फ फीड किए गए डेटा पर काम करती हैं। सही बात है। अगर हम मिनाव शहर को देखें तो वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के मुहाने पर बसा है। वो समुद्री रास्ता जहां से दुनिया का 20 से 25% तेल और एलएनजी गुजरता है। ओहो, रणनीतिक और सैन्य नजरिए से ये बहुत ही सेंसिटिव इलाका है। एकदम सही। और यहीं पर ईरान की आईआरजीसी नेवी का हेडक्वार्टर है, आसिफ मिसाइल ब्रिगेड भी है। तो ये इलाका हमेशा पश्चिमी देशों के रडार पर रहता है। तो फिर मशीन से इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? 165 बच्चियां, ये कोई छोटी बात नहीं है। इसके लिए अल जजीरा की इन्वेस्टिगेशन टीम ने एक बहुत ही डिटेल रिपोर्ट निकाली। उन्होंने सैटेलाइट इमेजरी की पूरी 10 साल की टाइमलाइन चेक की। अच्छा, क्या मिला उसमें? उन्होंने देखा कि 2013 में ये शाहजहां तैयब स्कूल वाकई में उसी मिलिट्री कॉम्प्लेक्स का हिस्सा हुआ करता था। बाकायदा 5 वॉच टावर लगे थे वहाँ। ओके, तो एआई ने 2013 का आउटडेटेड डेटाबेस देख लिया। बिल्कुल, लेकिन 2016 आते आते सब बदल गया। नई दीवारें बन गईं, वॉच टावर हटा दिए गए और 2018 तक तो वो पूरी तरह से एक प्राइमरी स्कूल में तब्दील हो चुका था, जहां बच्चों के खेलने का बड़ा सा मैदान था। हाँ, सिविलियंस की गाड़ियां आती जाती थीं, लेकिन एआई ने अपने पुराने ट्रेनिंग डेटा के बेस पर उस जगह को एक हाई वैल्यू टारगेट ही मान लिया। ठीक है, आइए इसे समझते हैं। ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया ना, जैसे कोई इंसान 10 साल पुराना जीपीएस इस्तेमाल कर रहा हो। हाँ, बहुत सही उदाहरण है। और वो जीपीएस उसे एक ऐसी सड़क पर ले जाए जो अब है ही नहीं, बल्कि वहाँ एक गहरी खाई बन चुकी है। लेकिन यहाँ उस खाई की जगह 165 मासूमों की जान थी। यही सबसे खतरनाक बात है। एआई के सिस्टम ने बिना किसी इंसानी वेरिफिकेशन के, बिना कोई क्रॉस चेक किए, सीधा टोमाहॉक मिसाइल दागने का कमांड दे दिया। बाप रे, क्या इस स्तर की लापरवाही की कोई जवाबदेही नहीं होनी चाहिए? अगर वहाँ कोई इंसान एनालिस्ट होता तो वो स्कूल का मैदान देखकर रुक तो जाता। बिल्कुल रुकता, लेकिन जो हमारे स्रोत इशारा कर रहे हैं ना, वो ये है कि मिनाब में जो हुआ वो कोई अचानक हुई गलती या ग्लिच नहीं था। तो क्या था ये? अंधी मशीनी क्रूरता का जो सफल परीक्षण है, और इसका जो पूरा ब्लूप्रिंट है वो पहले ही गाजा में तैयार किया जा चुका था। गाजा में? कैसे? देखिए, जब हम गाजा का उदाहरण देखते हैं तो एक बुनियादी बदलाव समझ में आता है। पहले सेनाएं तकनीक का इस्तेमाल सटीकता के लिए करती थीं, ताकि सिर्फ दुश्मन मारा जाए और बेगुनाह लोग बचें, राइट? हाँ, लेकिन यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि अब तकनीक का लक्ष्य सटीकता नहीं बल्कि गति यानी स्पीड है। बड़े पैमाने पर मारने के लिए टारगेट जनरेट करना। मैंने रिपोर्ट्स में एक नाम पढ़ा था, हबसोरा, जिसे द गॉस्पेल भी कहते हैं। ये वही सिस्टम है ना? जी वही है। हबसोरा कोई आम प्रोग्राम नहीं है। ये ड्रोन्स की लाइव वीडियो, सैटेलाइट इमेजरी, सेलफोन सिग्नल, सबका डेटा एक साथ निकलता है। आपको पता है, एआई के आने से पहले इजरायली इंटेलिजेंस के 20 बड़े ऑफिसर्स की टीम
साल भर में मुश्किल से 50 पुख्ता टारगेट ढूंढ पाती थी। साल भर में 50? जो कि वो हर चीज को कई बार इंसानी लेवल पर चेक करते होंगे। एग्जैक्टली। लेकिन अब हफ्सुरा के आने के बाद ये अकेला सिस्टम एक दिन में 100 से ज्यादा टारगेट दे रहा है। एक दिन में 100? ये तो मतलब टारगेट जनरेट करने की कोई ऑटोमेटेड फैक्ट्री लग रही है। और मजे की बात देखिए, मिलिट्री के अंदर इसके दूसरे हिस्से को बाकायदा फायर फैक्ट्री ही कहा जाता है। सीरियसली? फायर फैक्ट्री? हाँ, हफ्सुरा बताता है कि टारगेट कहाँ है और फायर फैक्ट्री ये तय करता है कि कौन सा बम गिराना है, रास्ता कौन सा होगा। ओह। और सिर्फ इमारतों के लिए ही नहीं, इंसानों की प्रोफाइलिंग के लिए भी एक एआई है जिसका कोड नेम है लैवेंडर। लैवेंडर? नाम तो बड़ा सौम्य सा है, किसी परफ्यूम या फूल जैसा। ये करता क्या है? इसका काम बहुत डरावना है। ये हर एक नागरिक का डिजिटल डेटाबेस बनाता है और उसे 1 से 100 तक का एक स्कोर देता है। स्कोर? किस बात का स्कोर? कि वो व्यक्ति हमास के कितना करीब हो सकता है। ये फोन रिकॉर्ड्स देखता है, व्हाट्सएप ग्रुप्स खंगालता है। अगर आपके ग्रुप में कोई एक भी संदिग्ध है तो आपका स्कोर भी बढ़ जाएगा। बिल्कुल। अगर किसी पत्रकार या रिलीफ वर्कर का मूवमेंट पैटर्न किसी लड़ाके से थोड़ा भी मैच कर गया तो मशीन उसे भी मिलिट्री टारगेट मान लेगी। तो इस सब का मतलब क्या है? अगर मशीन दिन में 100 टारगेट दे रही है तो कोई इंसान तो उसे चेक करता ही होगा ना? करता है, लेकिन आपको समय पता है कितना मिलता है उन्हें? कितना? एक मिलिट्री अधिकारी मशीन के दिए टारगेट पर औसतन सिर्फ 20 सेकंड का समय देता था। सिर्फ 20 सेकंड? मतलब हम 20 सेकंड में ये तय नहीं कर पाते कि कौन सी कॉफी पीनी है, और यहाँ हजारों जिंदगियों का फैसला हो रहा है। वही तो। क्या ये इंसानी विवेक का पूरी तरह से खत्म होना नहीं है? इसे साइकोलॉजी में ऑटोमेशन बायस कहते हैं। जब आप 10-12 घंटे स्क्रीन के सामने बैठकर हाई कॉन्फिडेंस वाले टारगेट्स देखते हैं तो आप विश्लेषक नहीं, सिर्फ एक रबर स्टैंप बन जाते हैं। और जब 20 सेकंड में फैसले होने लगे तो मुझे नहीं लगता कि पुराने सैन्य नियम काम आ सकते हैं। बिल्कुल काम नहीं आ सकते। हाँ। इसीलिए तकनीक के हिसाब से युद्ध के नियमों को ही बदल दिया गया। हाँ, हमारे स्रोतों में ये साफ लिखा है कि 7 अक्टूबर के बाद जब 1200 इजरायली मारे गए थे और 200 से ज्यादा बंधक बने थे, उसके बाद नियमों में बड़े बदलाव हुए। जी, पहले एयर स्ट्राइक के लिए टॉप जनरल्स की परमिशन चाहिए होती थी। अब मिड रैंकिंग ऑफिसर्स को अप्रूवल की छूट मिल गई। लेकिन जो सबसे खौफनाक बदलाव था वो सिविलियन कैजुअलिटी लिमिट वाला था ना? हाँ, मतलब एक दुश्मन को मारने के लिए कितने निर्दोषों की जान जाना स्वीकार्य है। पहले तो कोशिश यही होती थी कि ये 0 हो, लेकिन एआई के आने के बाद इसे आधिकारिक रूप से 20 प्रति स्ट्राइक कर दिया गया। मतलब एक जूनियर टारगेट के लिए 20 बेगुनाहों की मौत जायज मान ली गई। और अगर टारगेट कोई हाई वैल्यू कमांडर है तो ये लिमिट बढ़ाकर 100 कर दी गई। और जो रूफ नॉकिंग की प्रथा थी ना, वो छत पे हल्का धमाका करने वाली ताकि लोग घर खाली कर दें, हाँ, वो भी पूरी तरह से बंद कर दी गई। ओहो, तो एआई ने टारगेट दिया, इंसान ने 20 सेकंड में ओके किया और बिना वार्निंग के बम गिरा दिए। इसका सबसे दर्दनाक उदाहरण अक्टूबर 2023 का है। गाजा के एक रिफ्यूजी कैंप में लैवेंडर ने एक कमांडर की लोकेशन का बस अनुमान लगाया। सिर्फ अनुमान? हाँ, और बिना परवाह किए कि वहां हजारों लोग तिरपाल के नीचे सो रहे हैं, 2000 पाउंड के बम गिरा दिए गए। बाप रे, 2000 पाउंड का बम तो पूरा इलाका खत्म कर देता है। नतीजा ये हुआ कि 126 लोगों की मौत हुई, जिनमें से 70 सिर्फ छोटे बच्चे थे। एक मॉनिटरिंग टीम का डेटा बताता है कि हर स्ट्राइक में औसतन 15 निर्दोष मारे गए। जब तकनीक से इंसानियत हट जाती है ना, तो यही नतीजे आते हैं। लेकिन मशीनों की इस पावर को देखकर अब तो टेक कंपनियां भी घबराने लगी हैं, राइट? बिल्कुल। और यहीं से इस पूरी कहानी में भू राजनीति और राजनीति की भी एंट्री होती है। जैसे वो अमेरिका वाला मामला जनवरी में जो हुआ था। हाँ, जनवरी में अमेरिका ने वेनेजुएला में माविन सिस्टम का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति मादुरो को पकड़ा था। और इस माविन सिस्टम में एंथ्रोपिक कंपनी का क्लॉड एआई इंटीग्रेटेड था। ये ऑपरेशन तो सक्सेसफुल रहा। लेकिन जब पेंटागन ने ईरान के लिए इसका अनियंत्रित उपयोग चाहा, तो एंथ्रोपिक ने बगावत कर दी। उन्होंने क्या शर्तें रखी? 2 शर्तें। पहली, ऑटोनोमस हथियारों में इसका इस्तेमाल नहीं होगा, जहां मशीन खुद गोली चलाने का फैसला ले। बिल्कुल सही शर्त है। और दूसरी कि बड़े पैमाने पर लोगों की जासूसी यानी मास सर्वेलेंस में इसका यूज नहीं होगा। तो फिर सरकार ने क्या किया? ट्रंप प्रशासन ने एंथ्रोपिक को ब्लैकलिस्ट ही कर दिया, उन्हें सप्लाई चेन रिस्क बता दिया। मतलब तकनीक तो चाहिए पर नैतिकता नहीं। और इसी राजनीति की वजह से मिनाप स्कूल वाले मामले में भी इतनी कंफ्यूजन है। हाँ, क्योंकि दावों में बहुत बड़ा टकराव है। देखिए, हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे, बस सोर्सेज जो कह रहे हैं वो निष्पक्ष रूप से बता रहे हैं।
अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और पेंटागन मानते हैं कि वो एक टोमाहॉक मिसाइल थी, जो कि इजराइल के पास है ही नहीं, वो अमेरिकन मिसाइल है। एग्जैक्टली। लेकिन ट्रंप प्रशासन का आधिकारिक बयान इसके एकदम उलट है। उनका कहना है कि ये हमला ईरान ने खुद करवाया है क्योंकि वो स्कूलों को मिसाइल लॉन्च के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मतलब जब एआई गलती करता है तो राजनीतिक व्यवस्थाएं उसे अपने अपने एजेंडे के हिसाब से भुनाने लगती हैं। बिल्कुल। लेकिन इन सब में एआई की एक और बहुत बेवकूफाना गलती भी सामने आई है, जिसे द पुलिस पार्क एरर कहते हैं। हाँ, ये वाकया तो किसी डार्क कॉमेडी जैसा है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मतलब ये बिल्कुल एक ईमेल स्पैम फिल्टर की तरह है ना? कैसे? जैसे आपने फिल्टर लगाया कि लॉटरी वर्ड वाला ईमेल ब्लॉक हो जाए, अब बैंक का जरूरी ईमेल आया कि लॉटरी वाले फ्रॉड से बचें, तो फिल्टर उसे भी ब्लॉक कर देगा क्योंकि वो सिर्फ कीवर्ड देख रहा है। बहुत ही सटीक एनालॉजी है ये। पुलिस पाक वाले मामले में ठीक ऐसे ही हुआ। मतलब एक पूरे पाक को उसने टारगेट मान लिया। हाँ, इजराइल और अमेरिका के सिस्टम्स को कमांड था कि ईरान की पुलिस की इमारतों को टारगेट करें। अब तेहरान के बीचों बीच एक पब्लिक पार्क है जिसका नाम ही पुलिस पार्क है। ओह गॉड। तो एआई ने सिर्फ नाम में पुलिस देखा और उसे मिलिट्री टारगेट बना दिया। बिल्कुल। वहां झूले हैं, आम लोग टहलते हैं, लेकिन एआई के नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम को संदर्भ या कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आता, और ऑटोमेशन बायस की वजह से किसी ऑपरेटर ने मैप को जूम करके चेक भी नहीं किया। ये सोचकर ही दिमाग सुन पड़ जाता है कि यहाँ एक स्पैम ईमेल नहीं बल्कि एक पूरा पार्क और उसमें मौजूद लोग डिलीट हो रहे हैं। और मिनाब के उस स्कूल का दुनिया के नक्शे से मिट जाना भी इसी मशीनी बेवकूफी का नतीजा था। इस पूरी चर्चा से जो बात उभर कर आती है वो ये है कि आधुनिक युद्ध अब जनरलों की टेबल पर नहीं लड़े जा रहे। नहीं, अब ये ठंडे एयर कंडीशन सर्वर रूम्स में एआई एल्गोरिदम के जरिए लड़े जा रहे हैं, जहां 20 सेकंड में तय हो रहा है कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। और एक बहुत ही गहरी बात जो इस चर्चा से निकलती है, हमारे सोर्सेज साफ बताते हैं कि जो डिजिटल टूल्स आज हमारे ऑनलाइन बिहेवियर, लोकेशन या इंटरनेट सर्च को ट्रैक करते हैं, जैसे कि हम वीपीएन वगैरह की अहमियत अब समझ रहे हैं। बिल्कुल उसी तकनीक का बेस अब युद्ध के मैदान में लोगों की प्रोफाइलिंग के लिए यूज हो रहा है। आज जो तकनीक एक क्लिक ट्रैक कर रही है, कल वो मिसाइल का टारगेट तय कर सकती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम इन मशीनों को कितनी शक्ति दे रहे हैं। जब मारने वाला कोई इंसान है ही नहीं, तो युद्ध अपराधों के लिए कटघरे में किसे खड़ा किया जाएगा? सही कहा। और इस विस्तृत चर्चा को खत्म करते हुए एक गहरे सवाल के साथ मैं इसे यहीं छोड़ना चाहती हूँ। अगर मशीनें ही भविष्य में तय करने लगे कि युद्ध का मैदान क्या है और दुश्मन कौन है, तो क्या शांति का मतलब सिर्फ एक ऐसा कंप्यूटर कोड रह जाएगा जिसमें कोई टारगेट फ्लैग न हो? क्या शांति सिर्फ एक एल्गोरिथम का खाली पन्ना बनकर रह जाएगी? इस बारे में जरूर सोचिएगा। हमारी इस डीप डाइव में जुड़ने के लिए शुक्रिया।